हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप सो बढ़िया रहोगे। चलिए आज अपना लेक्चर नंबर 10 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम क्लास नोट्स के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट करेंगे। जितना टाइम लगेगा क्लास नोट्स के प्रॉब्लम्स कंप्लीट करने में, उतना ही आज का सेशन होगा। मुझे लगता है वैसे तो आज का सेशन छोटा होगा, क्योंकि जो अगले सेशन में मुझे डिस्कस करना है, नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करना है वो मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स, जो एक्सरसाइज 4B 4A तो हमने कंप्लीट किए, 4B हमें डिस्कस करने हैं। सो आई विल बी रिकॉर्डिंग दैट इन अ सेपरेट सेशन। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट ओनली द क्लास नोट्स प्रॉब्लम्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चंस ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तक के डिस्कशन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है, डू गाइस प्लीज टेल मी। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू 14 to 15 मार्क्स, और या ऑन एन एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो 14 मार्क्स का तो वेटेज एग्जाम में रहेगा। तो जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो आपको 14 मार्क्स दिलवाने वाला है, राइट? तो एक एक पॉइंट समझो, एक एक प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व करो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें। चलिए, मेरे ख्याल से हमने प्रीवियस 13th एग्जांपल सॉल्व किया था। नाउ रीड 14th एग्जांपल। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड, आई विल रीड फॉर यू। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड बाय मनी लेंडर ऑन ₹70,000। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है अपना? 7,000। 70,000 का मैंने 7,000 फॉर 3 years। सो टाइम दिया हुआ है 3 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 7%, 8% एंड 8.5%। तो बेसिकली यहां पे सिनेरियो क्या है? हर साल इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। 1 year, 2 year एंड 3rd year, दिस इज 0th year। अगर आपने 7,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, लेंडर मतलब क्या? जो पैसे लोन दे रहा है, एंड बोरोवर मतलब जो लोन ले रहा है। ठीक है ना? तो अगर आपने 7,000 किसी को लोन दिया हुआ है, से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, से कह रहा हूं मैं एज एन एग्जांपल, एंड आपको चाहिए कि 3 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं? हर साल 10% ऐड करेंगे। मतलब 7,000 इंटू 1 प्लस 0.10, ये क्या हुआ? एक साल के बाद आपको कितना मिलेगा? ठीक है ना? तो से 7,700 आ रहा है यहां पे। तो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 10% पूरा 7,700 पे आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? 7,700। तो वापस से हम 1 प्लस 0.10 करते हैं दूसरे साल के लिए, एंड दिस अमाउंट विल बी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो तीसरे साल के टाइम आपको इंटरेस्ट किस अमाउंट पे मिलेगा? 7,700 प्लस ये इंटरेस्ट, बराबर ना? तो ये टोटल अमाउंट हुआ। तो इसके ऊपर वापस से 3rd ईयर का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। सो विल बी गेटिंग अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। इसका मतलब हर एक अमाउंट पे आप 10% से ऐड करते जा रहे हो, विच इंक्लूड्स प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। ये लॉजिक तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जब फॉर्मूला डिस्कस किया था तभी हमने डिस्कस किया था, राइट? तो इसलिए हम शॉर्टकट में ये लिखते थे 1 प्लस 0.10, ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो रेस टू 3, एंड दिस वाज नथिंग बट द फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू टी, बराबर है ना? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, अपना एग्जांपल ही पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। सपोज पहले ईयर में 10% था, दूसरे ईयर में 11% है, तीसरे ईयर में 12% है। ओके, तो अब क्या करोगे? पहले साल का आपको 10% से मिल रहा है, इसलिए 1 प्लस 0.10 किया। दूसरे साल के लिए 11% से मिल रहा है, जो टोटल अमाउंट 7,700 होगी, ये टोटल अमाउंट 7,700 है। तो यहां पे मुझे क्या करना होगा? 1 प्लस 0.11 करना होगा, बराबर है ना? एंड तीसरे साल यहां पे जो टोटल अमाउंट मिल रहा है, ये 7,700 प्लस 11% इंटरेस्ट ऐड करने के बाद उसके ऊपर 12% से इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे 1 प्लस 0.12 करना होगा मुझे। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां पे मैं पावर कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि रेट चेंज हो रहा है, मुझे सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा। इफ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस वन कंसेप्ट नेमिंग सक्सेसिव इंटरेस्ट रेट। उसमें हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला लिखा था, बराबर है ना? तो यहां पे अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1, 1 प्लस R2, 1 प्लस R3 एंड सो ऑन। इज इट राइट? तो सेम लॉजिक से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहां पे भी अपना इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, 7%, 8% एंड
8.5%। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो क्या करेंगे, ये सब मैंने जस्ट आपको याद दिलाने के लिए लिखा था, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली राइट द गिवन इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम नंबर 14 अब आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, नहीं तो एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये प्रॉब्लम होने के बाद आपके साथ थोड़ी बात करनी है मुझे, तो अगर ये जल्दी खत्म हो तो मैं आपके साथ थोड़ी बात करने वाला हूं आज, ठीक है। चलिए पहले प्रॉब्लम कंप्लीट करते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है आपको 7000, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं लिखेंगे हम। टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, आपको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट विल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, दिस विल बी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3। तो 7000 इंटू पहले साल का इंटरेस्ट क्या था 7%, तो एक तो आप 0.07 लिखो या 7/100 लिखो। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना था 8%, एंड तीसरे साल का इंटरेस्ट था 8.5%। गाइस अगर ये 7% 2 साल के लिए होता, तो मतलब पहले 2 साल के लिए 7%, थर्ड ईयर के लिए 8%, तो हम यहां पे रेस टू 2 लिखते, बराबर ना। तो यहां पे लेकिन अपने प्रॉब्लम में सिर्फ एक एक साल के लिए, इसलिए हमने रेस टू 1 लिखा है। चलिए यहां पे रेस टू 1 लिखते हैं, राइट। नाउ दिस यू कैन सॉल्व इट। 7000 1.07 into 1.08 into 1.085, तो मल्टीप्लाई करो। 7000 into 1.07 into 1.08 into 1.085 कितना आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका, आर यू ऑल गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 8777, अप्रोक्सीमेटली 8777। ये क्या आ रहा है आपका अमाउंट जो 3 साल के बाद मिलने वाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, so it is 8777 minus 7000, so it is 1777। this should be a compound interest। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर लो। लिख लिया आपने, चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है मैंने। 14th वाला एग्जाम्पल, हाँ आंसर यहां पे दिख रहा है 1777, तो आंसर इज सी। So this problem was very simple, only the different thing was the rate of interest are changing। and जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनालाइज द प्रॉब्लम्स की हर एक प्रॉब्लम किस मैनर में डिफरेंट है, ठीक है। सो वेन एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, या व्हाट वी कैन से दिस मेथोडोलॉजी आपके दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। चलिए 15th एग्जांपल देखते हैं। अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6720। यहां पे क्या दिया हुआ है, एक सम ऑफ मनी आप डिपॉजिट कर रहे हो जो अमाउंट करेगा 6720, मतलब ये क्या हुआ, अमाउंट है जो फ्यूचर में 2 साल के बाद आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो आज एक अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो, तो 2 साल के बाद आपको कितनी मिलेगी 6720, एंड 3 साल के बाद कितनी मिलेगी 7560। तो ये भी अमाउंट है 3 साल के अंदर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तो ट्राई कर सकते हो। क्या करोगे आप, वीडियो पॉज करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जाम्पल, एंड देन डोंट एक्सपेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम यू गाइज, बट देन जस्ट यू कैन ट्राई द वे आउट्स। चलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं क्या दिया है। आज आप एक प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो 0 ईयर टाइम में, ठीक है। आपने 1 साल रखा, 2 साल रखा, 2 साल के एंड में आपको 6720 पैसे मिलेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट मिला के 6720 मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने एक और साल डिपॉजिट रखा, तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स यू विल बी गेटिंग 7560। सिमिलर प्रॉब्लम हमने सिंपल इंटरेस्ट में सॉल्व किया था। दैट टाइम व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड,
ये इंटरेस्ट सॉरी ये अमाउंट का डिफरेंस कैलकुलेट किया था. वी हैव कंसिडर्ड दिस एज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड देन वी हैव कंसिडर्ड द ईयर ऑल्सो. एक साल के लिए इतना इंटरेस्ट तो 2 साल के लिए कितना, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैड कैलकुलेटेड प्रिंसिपल. दैट मेथोडोलॉजी वाज एप्लीकेबल इन सिंपल इंटरेस्ट. यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो प्रिंसिपल के ऊपर मिल रहा है. यहां पे जो 1 साल का इंटरेस्ट रहेगा, दिस इज नॉट ऑन द व्हाट वी कैन से, द डिफरेंस हम ये नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल के ऊपर है, ये टोटल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा. ठीक है, तो एक तो मेथड है 6720, एक और साल के लिए आप रख रहे हो तो दिस वी कैन अज्यूम एज प्रिंसिपल. इसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट, ये डिफरेंस रहेगा. राइट, आई विल एक्सप्लेन दैट मेथड, बट पहले हम अनदर मेथड से डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया. आज आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है, 2 साल के बाद आपको 6720 मिलने वाला है एंड 3 साल के बाद 7560 मिलने वाला है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. राइट, तो हम दोनों मेथड ट्राई करेंगे. एक तो मेथड मुझे मालूम है फिलहाल, दूसरी मेथड हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है अपना, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू टी. राइट, तो अगर मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंसिडर करूं 6720 वाला, तो 6720 इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो हमें मालूम नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मालूम नहीं, 100 रेस टू 2 बराबर ना. यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा. वंस यू कैलकुलेट प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट यू कैन कैलकुलेट इमीडिएटली. एंड जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 7560 वाला, अगर मैं इसको लिखूं तो दिस विल बी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 3 बराबर ना. तो यहां पे क्या आप मुझे बता सकते हो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सेम रहेगा, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ऑल्सो सेम. राइट, इसको मैं इक्वेशन 2 मान के चलता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान के चलता हूं. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे बस एक्सप्लोर करना है इसकी हम किस तरह से प्रोसीड कर सकते. सो आई विल ट्राई डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1. क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि कैंसिल होगा, पी पी कैंसिल होगा. आर यू गेटिंग? सो दिस विल बी, अगर मुझे डायरेक्ट आर मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. रेस टू 2 जो है मैं इसको ऐसे लिखूं, रेस टू 2 मतलब क्या, 2 बार 1 प्लस आर बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंस, यहां इज 7560 प्रिंसिपल प्लस 1 बाय 100, नीचे रेस टू 3 था तो मैं 3 बार लिख सकता हूं. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं कैंसिल क्या कर सकता हूं, पहले तो P से मैं P कैंसिल कर सकता हूं. ये कौन सी इंक आ गई भाई, P में कैंसिल कर सकता हूं. ये 1 प्लस आर, ये 1 प्लस आर बाय 100 कैंसिल कर सकता हूं. ये 1 प्लस आर बाय 100, ये 1 प्लस आर बाय 100 कैंसिल कर सकता हूं. बचा कितना, एक 1 प्लस आर बाय 100 बचा. ठीक है, यहां पे ये 0 0 कैंसिल कर सकता हूं. तो मेरा आंसर क्या है फिलहाल, 672 डिवाइडेड बाय 756 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर है ना. तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 प्लस आर है लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा, तो राइट हैंड साइड में जो डिवीजन है लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा. सो इट विल बी 1 प्लस आर अपॉन 100. आइडियली तो यहां पे 672 डिवाइडेड बाय 756 इज इक्वल टू 1 होगा. नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो 756 है राइट हैंड साइड में लूंगा तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड ये 672 है वो भी राइट हैंड साइड में लूंगा तो डिवीजन होगा. ठीक है, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 इंटू 756 मतलब 756 डिवाइडेड बाय 672. तो कितना आ रहा है ये, आप कैलकुलेट करके देखो, 1.1
125 बराबर। तो ये 1 राइट हैंड साइड में जाएगा, ये 1, तो R/100 इज इक्वल टू 1.125, अरे ये 1 हो गया, 125 माइनस 1, so R/100 is equal to 0.125, so R is equal to 12.5% हो गया। डायरेक्टली हमें R मिल गया, तो P यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। सो होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैं राइट हैंड साइड वाला पार्ट रब कर देता हूँ, तो अब सिर्फ ये जो रेड में लिखा है वो लिख लो। इज इट विजिबल गाइज? So write down this. तब तक मैं दूसरी मेथड के बारे में सोचता हूं। आप लिख लो should I scroll? हाँ जी, एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। पहले तो इसको कंप्लीट कर लो, फिर दूसरा मेथड भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। होप सो रिटर्न। चलिए एक और मेथड मैं बताता हूं आपको। हमने आज प्रिंसिपल जो डिपॉजिट किया था वो हमें कितना दिया है मालूम नहीं। 2 साल के एंड में कितना रहेगा 6720, दिस इज अमाउंट, एंड 3 साल के एंड में रहेगा 7560, बराबर ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है क्या आपको प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है या प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है? एज यू ऑल नो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा, बराबर ना। तो बेसिकली ये 6720 नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही है, राइट। तो यहां पे डिफरेंस कितना है, 3 एंड 2 मतलब एक ही साल है। तो हियर 1 साल के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा दिस विल बी इंटरेस्ट ऑन 6720 ओनली, क्योंकि ये तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, बराबर ना। सो वी व्हाट वी कैन डू इज 7560 1 साल के बाद मिलने वाला है, 6720 2 साल के एंड में है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 840। क्या मैं कह सकता हूं कि 6720 जो आपके अकाउंट में डिपॉजिटेड था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 840 1 साल के लिए, बराबर। तो अभी मैं क्या मान के चलूंगा, दिस विल अज्यूम एज प्रिंसिपल, 1 साल के एंड में मुझे 840 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। सो बेसिकली प्रिंसिपल इज 6720, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 840 एंड rate I want to find T is 1 year. तो guys tell me, 1 साल अगर हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली हो, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस नहीं रहेगा ना। अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर सिंपल इंटरेस्ट हो तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,000 इंटू 10%, 1,000। एंड अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो विच इज एनुअल कंपाउंडिंग, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1,000 ही। अगले साल से आपको डिफरेंस आना शुरू होगा क्योंकि अगले साल में इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो यहां पे अपने इस एग्जांपल में 6720 जो है वो 1 साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो टाइम हमने एक
1 ईयर रखा है। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो या कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो, इन बोथ द केस आंसर सेम आएगा। हम वो दोनों मेथड से कैलकुलेट करते हैं। पहले तो आप मुझे बताओ कि यहां तक जो मैंने लिखा है वो समझ में आया आपको? अगेन आई विल रिपीट, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स आपको 6720 मिलने वाले थे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो अमाउंट होती है उसके ऊपर नेक्स्ट साल के लिए इंटरेस्ट मिलता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि 6720 जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है वो आपने अकाउंट में री इन्वेस्ट किया, तो जो नेक्स्ट साल का इंटरेस्ट रहेगा वो 6720 पे रहेगा, राइट। तो ये जो डिफरेंस है एक साल के एंड में आपको कितने मिलने वाले थे, 67560। तो एक साल में आपका इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ, 840। किसके ऊपर रहेगा, ये 6720 के ऊपर ही रहेगा। इसलिए मैंने मान के चला है 6720 एज अ प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड 840, रेट हमें कैलकुलेट करना है, टाइम 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो हियर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट करूं, सिंपल इंटरेस्ट वाज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो 840 इज इक्वल टू 6720 इंटू रेट इंटू 1/100। सो दैट इज ये 6720 इंटू 1 मतलब 6720 रहेगा, लेफ्ट में जब आएगा तो डिवीजन होगा। तो 840 डिवाइडेड बाय 6720 इज इक्वल टू R/100। तो 840 डिवाइडेड बाय 6720 कितना आ रहा है, 0.125 इज इक्वल टू R/100। सो R इज इक्वल टू 12.5%। 100 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा। एंड सेम अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो बेसिकली इट वाज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R/100 रेज टू 1 माइनस प्रिंसिपल। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी अगर मैं अज्यूम करूं 840, तो भी मेरा इंटरेस्ट सेम ही आना चाहिए। सो दिस विल बी प्रिंसिपल कितना है, 6720। हम क्या करेंगे, पहले P कॉमन निकालेंगे। सो इट विल बी 1 प्लस R/100 माइनस 1, बराबर ना। मैंने P अगर कॉमन निकाला तो 1 प्लस R/100 रेज टू 1 मतलब 1 प्लस R, एंड P कॉमन निकाला है तो इसकी जगह मैंने 1 लिखा, ठीक है। तो 840 इज इक्वल टू 6720 इंटू 1 प्लस R/100 माइनस 1। तो 840 अपॉन 6720 इज इक्वल टू 1 प्लस है, नहीं एक माइनस है तो कैंसिल होगा वो, तो R/100 सेम आया यहाँ पे। So basically 840 divided by 6720 was 0.125 is equal to R by 100. So R is equal to 12/5%. तो वेदर यू कैलकुलेट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये एक साल का है, ये जो अल्टरनेटिव मेथड मैंने जो बताया आपको ये एक साल का है, एक साल मतलब 2 and 3 years, एक साल का ही गैप है, तब आप यूज करो, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 साल के एंड में 7560 था तो डोंट कैलकुलेट बाय दिस मेथड, जो पहले मेथड से हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट बाय दैट मेथड ओनली। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली गाइस, मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं कि एक मेथड से जाओ, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिविटीज इन यू। जितनी आप में क्यूरियोसिटी होगी, क्रिएटिविटी होगी, आप डिफरेंट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर ये आपको लिखने की इच्छा है तो आप ये अल्टरनेटिव मेथड भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है आप लिख सकते हो। ये लिखा ना ऊपर का आपने, अगर नहीं लिखा हो तो पॉज करके भी लिख सकते हो गाइस। इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में लूं। सो वेदर यू कैलकुलेट बाय सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों हम सेम कैलकुलेट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एक साल का है। अगेन आई विल रिपीट, क्योंकि टाइम 1 ईयर है।
अमाउंट आपको सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 ईयर। तो व्हेन इट इज 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज एनुअल कंपाउंडिंग। अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग है, इसलिए हमने दोनों मेथड से, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो, सेम ही आएगा आपका। लिखा आपने? चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर कितना, कौन सा, 16th। होप सो यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। हाँ, 15 का आंसर मार्क करो, 12.5 आंसर इज ए। ओके, चलिए 16th। A sum of money doubles itself at a compound interest in 10 years. In how many years it will become 8 times? Have you understood the question? तो सिंपल इंटरेस्ट में अपनी शॉर्टकट मेथड थी इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसे कोई मेथड नहीं है गाइस। 16th एग्जांपल आपको दिया है कि आज अगर आप एक अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो इट विल गेट डबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आर हमें नहीं दिया गया। एंड क्वेश्चन इज कितना टाइम लगेगा हमें टू गेट 8 टाइम्स। तो समझते पहले, ये भी प्रॉब्लम हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वैसे। मैं अगर इसको P मान के चलूं तो ये अमाउंट क्या होगा, 2P डबल, टाइम कितना होगा 10 ईयर्स, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाता हूं देन आई कैन कैलकुलेट द नेक्स्ट थिंग कि 8 टाइम्स होने में कितने साल लगेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड पूछा क्या है, प्रिंसिपल अगर आज आप P डिपॉजिट कर रहे हो तो 8P होने के लिए जो टाइम है वो क्या रहेगा, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी कैलकुलेटिंग ओवर ईयर, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज we'll write step 1, कैलकुलेशन ऑफ R। पहले तो R कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो R कैलकुलेट करने के लिए भी दो मेथड है। एग्जाम के लिए आपको एक ही मेथड फॉलो करना है, विच एवर यू लाइक। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, whenever the amount is getting double and there is an annual compounding, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला था फॉर कैलकुलेशन ऑफ T विल बी 0.35 प्लस 69 अपॉन R। क्या आपको याद है? अगर नहीं हो तो एक बार वापस से प्रीवियस लेक्चर देख लो, ठीक है, या नोटबुक में कहीं ना कहीं तो आपने लिखा होगा। सो टाइम दिया आपको 10, 0.35 प्लस 69 अपॉन R। तो ये 0.35 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो इट विल बी 9.65 इज इक्वल टू 69 अपॉन R। तो R इज इक्वल टू 69 अपॉन 9.65, 69 डिवाइडेड बाय 9.65। क्या आपका R 7.15% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? इफ यू आर गेटिंग 7.15% देन योर आंसर इज करेक्ट। क्विकली राइट इट डाउन गाइज। इसकी दूसरी मेथड भी यहीं पे मैं सामने लिख देता हूं, पहले इतना आप कंप्लीट कर लो। किया कंप्लीट? अगर नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करो एंड देन कंप्लीट इट, ओके। मेथड 2, यहां पे हम प्रिंसिपल को चलो 100 मान के चलते, तो अमाउंट कितनी होगी 200 टाइम 10 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं, तो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेस टू T। तो अमाउंट इज 200, ये इमेजिनरी अमाउंट ले रहा हूं मैं, प्रिंसिपल अगर 100 हो तो अमाउंट क्या होनी चाहिए 200। आप कुछ भी अमाउंट लो, प्रिंसिपल 10,000 लो तो अमाउंट क्या लोगे 20,000, ट्वाइस करना है आपको,
1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 10। सो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो 2 होगा, सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 10, बराबर है ना। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, टेकिंग 10th रूट ऑन बोथ द साइड, 10th रूट ऑन बोथ द साइड किया तो क्या होगा, यहां पे पावर 10 है एंड 10th रूट किया तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो 2 रेस टू 1 बाय 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, यहां पे जो 10 पावर था वो कैंसिल होगा, राइट। नाउ यू कैन कैलकुलेट 2 रेस टू 1 बाय 2 बाय आवर नॉर्मल मेथड। इफ यू रिमेंबर, 2 प्रेस करके स्क्वायर रूट साइन 12 टाइम्स, -1 इंटू 1 बाय 10 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ कैलकुलेट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 10 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So 1 plus r upon 100, are you getting 1.0717, something like this। तो यहां पे 1 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। सो r अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.0717, तो r इज इक्वल टू 7.17%। माइनर डिफरेंस आ रहा है अपना, यहां पे आंसर क्या आ रहा था 7.15 एंड यहाँ पे क्या आ रहा है 7.17। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट 12 टाइम्स कर रहे हो, यहाँ पे आपका पूरा कैलकुलेटर फिलअप हो रहा है, 12 डिजिट 14 डिजिट जो भी हो, एंड यहाँ पे हमने इतना कैलकुलेशन नहीं किया था डिटेल में, इसलिए राउंडिंग ऑफ डिफरेंस होता है। अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली इफ यू से 7.1517 इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस, 0.02 का डिफरेंस मतलब बहुत छोटा डिफरेंस है, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली आपको दोनों मेथड से सिमिलर आंसर ही आना चाहिए, ओके। सो विल कंटिन्यू विद 7.15। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, दोनों मेथड आपको मालूम है, जो भी आपको अच्छी लगे आप फॉलो करो। अगर ये मेथड फॉलो करते हो तो नॉर्मल मेथड है, यहां पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा एंड ये भी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको, whenever the amount is getting double and there is annual compounding, semi annual compounding हो तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं होगा, ठीक है। होप सो यू हैव रिटन दिस। तो हमने अभी तक सिर्फ आर कैलकुलेट किया, हमें कैलकुलेट क्या करना था, हाँ 8 टाइम्स होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने स्टेप 1 लिखा था ना, स्टेप 1 मेथड 1 एंड मेथड 2। तो राइट डाउन नाउ स्टेप 2, नीचे स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2 में कैलकुलेट क्या करेंगे हम, जो मेन आंसर है कैलकुलेशन ऑफ टाइम। नाउ यहां पे हम वो अभी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, टाइम इज इक्वल टू 0.35 प्लस 69 अपॉन आर, क्यों, क्योंकि अभी 8 टाइम्स करना है आपको। सो यहां पे हमें नॉर्मल से ही कैलकुलेट करना होगा। सो इफ पी वी अज्यूम एज 100, तो अमाउंट कितना होगा 800, क्योंकि दिया गया है आपको 8 टाइम्स करना है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है एंड आर हम मान के चलेंगे 7.15%। सो राइट डाउन द फॉर्मूला, amount is equal to principal plus 1 plus r by 100 raised to t. So this is 800 is equal to 100 . So this will be 8 1.0715 raised to t। अभी आपको याद है ना कैसे कैलकुलेट करना है, जब भी इस तरह से कैलकुलेशन आएगा तो आपको क्या करना है 1.0715 रेस टू व्हाट विल बी इक्वल टू 8, ये कैलकुलेट करना है।
एक तो आप देख सकते हो आंसर में दिया गया आपको ऑप्शंस, तो ऑप्शंस अप्लाई करके देख सकते हो, या जस्ट गो ऑन मल्टीप्लाइंग 1.0715 into is equal to till the time you get approximately near to 8. तो चलो कैलकुलेट करेंगे 1.0715, प्रेस करो, आप मेरे साथ हो ना अभी, what I'm pressing is 1.0715, प्रेस करो इनटू इज इक्वल टू, ये क्या हुआ स्क्वायर, मतलब सेकंड काउंट करोगे आप, सो काउंट इट एज 2. नाउ प्रेस अगेन इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 पे आप अगर देखो तो 7.93 आ रहा है, ठीक है, एंड वंस यू अगेन प्रेस 31 पे 8.50 आ रहा है, तो मोर नियरर क्या है 30 है बेसिकली. यहां पे अगर आपने वो जो अपना आंसर आया था 1.07177 जो आंसर आया था, अगर ये कंसिडर करके देखो तो अप्रोक्सीमेटली मोर नियरर टू 8 आएगा. चलिए ये भी देखते हैं. अब क्या करो, अपना मेथड 2 जो था यहां पे ऊपर, ये अगर आपको याद हो तो 0.0717 था. तो बेसिकली यहां आंसर क्या हुआ, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे राउंडिंग ऑफ डिफरेंस हो रहा है क्योंकि कैलकुलेटर में एग्जैक्टली 12 डिजिट्स तक आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है. अगर मैं ये आंसर लूँ 1.07177, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं. 1.07177 इन टू इज इक्वल टू 2, ये काउंट करोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30. यहां पे 7.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 आ रहा है. सो 1.07177 रेस टू 30 इज इक्वल टू 8, राइट. तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं 1.0715 रेस टू 8, सॉरी रेस टू 30 इज इक्वल टू 1.075 रेस टू t. यहां पे राउंडिंग ऑफ डिफरेंस हो रहा है गाइस, ओके. लेकिन एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 30 27 31 एक्सेट्रा, मोस्ट अप्रोक्सीमेट कहां पे आ रहा है 30 पे आ रहा था. सो देयरफॉर वी कैन से 30 इज इक्वल सॉरी t इज इक्वल टू 30 इयर्स. मतलब अगर आपकी अमाउंट डबल होने में 10 साल लग रहे तो 8 टाइम्स होने में कितना साल लगेगा 30 इयर्स लगेंगे, ठीक है. सो राइट इट डाउन, ये पूरा का पूरा लिख लो अच्छे से. दिस वाज द आंसर ऑफ विच क्वेश्चन 16th. कंप्लीटेड. तो आंसर इज 30. अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो पॉज करके भी लिख सकते हो ना. चलिए तो कंटिन्यू करते हैं. 16th का आंसर था अपना 30. द आंसर इज बी, राइट. चलिए 17th क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 10,250 आफ्टर 2 years and 11,070 आफ्टर 3 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज पर एनम. क्या आप देख सकते हो एग्जाम्पल एग्जैक्टली सिमिलर टू 15th है. यहां पे 2 साल में कितना दिया था 6720, 3 साल में 7560. तो एग्जैक्टली सिमिलर. यहां पे सिर्फ हमें दिया गया था सम ऑफ मनी, हमें दिया गया यहां पे पॉपुलेशन, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. सो व्हाट वी कैन डू इज, आप ये क्वेश्चन अपने सुंदर अक्षरों में लिखो. होमवर्क देखा. नाउ लेट्स प्रोसीड 18th क्वेश्चन. अभी 2 क्वेश्चन ही बाकी है अभी. हाँ 18th एग्जाम्पल. इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 1 lakh, if the population of village is 1 lakh, एक सेकंड ना गाइस, क्या हो रहा है बीच बीच में से रिकॉर्डिंग कभी कभार बंद हो जाता है.
इसलिए देखना पड़ता है। सो पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 1 लाख, ठीक है। इफ इट डिक्रीजेस बाय 5%, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिक्रीज हो रहा है 5% से, व्हाट विल बी पॉपुलेशन आफ्टर 2 years? अब तक के एग्जांपल में हमने हर बार देखा है कि इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम रेट एज इट इज कंसिडर करते थे। यहां पे क्या हो रहा है, हर साल डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो हियर वैसे तो प्रॉब्लम एकदम से सिंपल है, लेकिन एक ही चीज डिफरेंट है, यहां पे देयर इज अ डिक्रीज। पहले समझो एग्जाम्पल क्या दिया है आपको। शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख। 1 ईयर 2 ईयर के एंड में यहां पे पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए ये दिया गया है आपको, लेकिन हर साल डिक्रीज बाय 5%। तो अगर डिक्रीज हो रहा है, अब तक तो इंक्रीज हो रहा था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेते थे 5%, तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो सिंपली क्या मैं -5% लू, हो गया आंसर। यहां पे -5% ही लेना होगा आपको। कितना 5% है, कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 5%, बराबर है। तो क्या करोगे आप, प्रिंसिपल हम मान के चलेंगे 1 लाख जो शुरुआत में, रेट ऑफ इंटरेस्ट -5%। क्यों -5%? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। टाइम पीरियड 2 years। इतना ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम्पल में। ओके, तो हियर अमाउंट विल बी इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 प्लस आर क्या लेना है, माइनस अपॉन 100 रेज टू टी, या बेसिकली हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे आर, एंड आर हम रिप्लेस करेंगे माइनस से। सो अमाउंट इज इक्वल टू 1 लाख 1 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 2, राइट। तो यहां पे क्या होगा, 1 लाख 1 -5 बाय 100 रेज टू 2, तो 5 बाय 100 मतलब 0.05, तो 1 लाख इंटू 1 माइनस 0.05 रेज टू 2। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते टाइम डिटेल में लिख रहे हैं, अदरवाइज यहां से हम मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया रहता। बेसिकली ये 1 माइनस 5 मतलब 500 मीन 0.05, सो डायरेक्टली मैं लिख सकता था 0.95 रेज टू 2। सो 0.95 स्क्वायर इंटू 1 लाख, कितनी आनी चाहिए पॉपुलेशन, 90,250 ना, 90,250 पॉपुलेशन आएगी। इतना ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा था, वैसे तो पॉपुलेशन ही पूछी थी ना। व्हाट इज द रेट ऑफ, सॉरी व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, हो गया 97,250, सॉरी 97 नहीं 90,250 आया ना अपना आंसर, सॉरी 90,250। सिंपली 2 साल का आपको 5% से लेस करना है, तो आप एक शॉर्टकट में बताता हूं आपको। कैलकुलेटर पे लो 1 लाख, कैलकुलेटर पे लो 1 लाख, प्रेस करो -5 एंड परसेंट प्रेस करो। 1 लाख -5%, 95,000 आ रहा है। मतलब एक साल का 5% गिरने के बाद कितने आएंगे, 95,000, बराबर। अगेन -5%, -5%, इज इट कमिंग 20,950। अब फास्ट करो, 1 लाख -5%, -5%, 90,250 आ गया आंसर। तो कैलकुलेटर भी कर सकते हो आप, लेकिन यहां पे मुझे कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करना है कि जब भी डिक्रीज हो तो रेट आपको माइनस लेना है, इसलिए हमने इस मेथड से सॉल्व किया। एग्जाम में आपको इस सारा का सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। बट रिमेंबर, वेन एवर देर इज अ डिक्रीज, प्रेस और यूज आर एज माइनस। अगर आपको ये मेथड भी लिखनी है तो आप लिख लो, पहले तो ये कंप्लीट कर लो, ये जितना मैंने लिखा है ये पहले कंप्लीट कर लो, देन विल राइट डाउन द शॉर्टकट मेथड।
रिटर्न। एंड दूसरी मेथड आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऑन कैलकुलेटर, प्रेस 1 लाख, then press minus, then type 5%, again minus 5%. That's it. You will press is equal to भी प्रेस करने की जरूरत नहीं, परसेंट जब प्रेस करोगे 90,250 आएगा ही आएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बेसिकली व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस क्वेश्चन? इसको हम आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि इसके ऊपर मतलब जब माइनस लेना है इसके ऊपर बहुत बार इंस्टीट्यूट एक टिपिकल टाइप के प्रॉब्लम पूछते हैं। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? विल राइट डाउन। बहुत बार डेप्रिसिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछती है, सो राइट डाउन एग्जांपल। ये तो आपने कंप्लीट कर लिया ना, चलिए एक एग्जांपल लिखो। कॉस्ट ऑफ एसेट ₹5 lakhs, WDV rate 8%, कैलकुलेट बुक वैल्यू आफ्टर 4 years। अपने अकाउंट्स में WDV मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है ना, क्या करते हो आप? ईयर 1 5 lakhs लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 8%। तो 5 लाख के ऊपर 8% कितना आएगा? 40,000 कुछ तो आएगा ना, 40,000। सो दिस विल बी WDV 460। इसके ऊपर आप, ये होगा ईयर सेकेंड का, इसके ऊपर आप अगेन डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे 8% से, इंटू 0.8%, $36,000। ये लिखो मत, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो 36,800 लेस करने के बाद जो WDV आएगी, दिस विल बी फॉर ईयर 3, बराबर ना, एट द बिगिनिंग। ये कितनी आएगी? 4,23,200 लेस डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 0.8%, तो 33,856 ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि माइनस समझे। तो लेस करने के बाद कितना आएगा? 389,344। ये 1 साल का डेप्रिसिएशन हुआ, ये 2 साल का डेप्रिसिएशन हुआ, 3 साल का डेप्रिसिएशन हुआ। 4th ईयर के एंड में आपको कैलकुलेट करना है, मतलब 4th ईयर का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो इंटू 0.8%। डेप्रिसिएशन तो आपको मालूम है, सो 31,147.52 समथिंग, माइनस करने के बाद आएगा आपका 358,196, बराबर है ना। तो यही तो हुई बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर। ये अपने अकाउंट्स में कैलकुलेट किया हुआ है। मैथ्स में कैलकुलेट कैसे करोगे? डायरेक्टली एक शॉर्टकट मेथड पहले तो आपको बता दूं, डायरेक्टली 5 lakhs प्रेस करना है आपको। फोर्थ ईयर के एंड में कैलकुलेट करना है, मतलब हर साल 8% लेस होता जाएगा। सो लेस 8%, लेस 8%, लेस 8%, लेस 8%। कैलकुलेट करके देखो, मेरे साथ कैलकुलेट करो आप। कैलकुलेटर यहां पे मैं करके दिखाऊं क्या आपको? सो यहां पे कैलकुलेट करो 5 lakhs, प्रेस माइनस साइन, अरे यहां पे परसेंट, हाँ, -8 प्रेस करो एंड देन परसेंट प्रेस करो, ठीक है। इज इक्वल टू, एक सेकेंड, आपके कैलकुलेटर पे प्रॉपरली आ रहा है, यहां पे प्रॉपरली नहीं आ रहा था वो। बेटर वी कैलकुलेट ऑन योर कैलकुलेटर ओनली। व्हाट यू डू, प्रेस 5 lakhs माइनस, आप मेरे साथ कैलकुलेट करो, 5 lakhs माइनस 8, प्रेस परसेंट, 460 आ रहा है, अगेन प्रेस 8, प्रेस परसेंट, 423,200 आ रहा है, यहां पे भी क्रॉस चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अगेन प्रेस माइनस परसेंट, 489,344 आ रहा है,
अगेन प्रेस -8%। आर यू आर गेटिंग 358,196 होगा, ये तो आंसर है अपना। हैव यू अंडरस्टूड? ये हुआ दूसरी मेथड, ये आपकी फर्स्ट मेथड अकाउंट्स मैनर में, ये हुई सेकेंड मेथड मैथमेटिक्स मैनर में, शॉर्टकट मेथड। एंड थर्ड मेथड अपना नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड। मेथड 3 हम ये मान के चलेंगे प्रिंसिपल 5 लाख से, रेट -8% टाइम 4 ईयर्स, अमाउंट कैलकुलेट करनी है आपको। 4 साल के बाद कितनी होगी? अगर हर साल 8% घट रहा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू टी। तो प्रिंसिपल अपना है 5 lakhs इंटू 1 प्लस ये -8/100 रेज टू 4, तो ये होगा अपना 5 lakhs इंटू 1 माइनस 8/100 मतलब 0.08 रेज टू 4, 5 lakhs इंटू 0.92 रेज टू 4, 0.92 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर हुआ, अगेन इज इक्वल टू क्यूब हुआ, अगेन इज इक्वल टू 4th पावर हुआ, इंटू 5 lakhs। क्या आपका आंसर आ रहा है? 358,196। तो इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। जो भी चीज या जो भी मेथड आपको अच्छे लगे यू कैन राइट इट डाउन। यहां पे ये मेथड 2, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना है आपको, लेकिन अब आप जब लिख रहे हो तो लिख लो, ताकि आपको प्रैक्टिस जब रिवीजन करोगे हमने क्या किया है वो समझ में आएगा। नहीं तो अभी डायरेक्टली कैलकुलेटर पे किया तो रिवीजन करते टाइम आंसर कहां से कैलकुलेट किया वो समझ में नहीं आएगा आपको। ये मेथड 3, ये भी लिख लो। लिख लिया आपने? तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर विल बी 358,196 अप्रोक्सीमेटली। डेसिमल में कुछ तो आंसर है। ओके, ये अपना एडिशनल एक मैंने लिख के दिया था। ये सिमिलर क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे तो बहुत सिंपल है बट स्टिल यू शुड बी नोइंग द वे ऑफ कैलकुलेशन। 19 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बचा है अपना अभी। चलिए आइए रीड करते। ये क्या हो गया? चलिए रीड करते। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इंक्रीजेस बाय 2%, इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या? रेट 2% से राइज हो रहा है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इंक्रीजेस बाय 2% ऑफ पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देन द टाइम यहां पे होना चाहिए, ये पेज की वजह से गायब हो चुका है। देन टाइम इट विल टेक टू हैव टोटल इंक्रीज ऑफ 20% पॉपुलेशन इज। कुछ समझ में आया दोस्तों? ये अगर आपको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो ये 19 प्रॉब्लम आप पॉज करके सॉल्व कर लो। ट्राई टू थिंक ऑन इट कि क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, एंड देन हमें कैलकुलेट क्या करना है। वैसे तो टाइम कैलकुलेट करना है, राइट? आपको क्या दिया है? हर साल 2% से पॉपुलेशन राइज हो रही है। टोटल 20% राइज होने के लिए कितना समय लगेगा? पहले तो 10% कोई आंसर नहीं बताएगा। एक साल के लिए 2%, तो 20% के लिए 10 ईयर, ऐसे कोई कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अगर मेरा पॉपुलेशन शुरुआत में 100 है तो एक साल के एंड में कितना होगा? 98 होगा। तो सेकेंड ईयर में 96 नहीं होगा, सेकेंड ईयर में 98 माइनस 2% होगा, बराबर ना? जितना बिगिनिंग में पॉपुलेशन रहेगा, दूसरे साल के लिए बिगिनिंग में पॉपुलेशन कितना होगा? 98, इसका 2% लेस होगा। आर यू गेटिंग? तो थर्ड ईयर के लिए यहां पे जो पॉपुलेशन होगा, दिस इज द बिगिनिंग फॉर द थर्ड ईयर, तो इसमें से 2% लेस होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा कि एक साल के लिए अगर 2% से घट रहा है तो 20% के लिए 10 साल। दिस इज रॉन्ग, ठीक है? एंड आइए एंड देखिए इंस्टीट्यूट भी पर्पसली 10 ईयर्स देगा, क्योंकि जिन बच्चों का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो इसी तरह से सोचेंगे कि एक साल के लिए 2% तो 20% के लिए 10 साल, एंड दे विल इमीडिएटली टिक 10%। बट रिमेंबर इट इज बीन गिवन
कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब हर साल के शुरुआत में जितनी पॉपुलेशन रहेगी उसका 2% डिडक्ट होगा। मतलब सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है यहां पे। हैव यू अंडरस्टूड? तो आंसर क्या आना चाहिए आप मुझे बताओ। आप नहीं बता सकते लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करो, ठीक है? वीडियो पॉज करो, ट्राई इट आउट। मोस्टली आई डोंट थिंक यू विल बी गेटिंग द आंसर, बट इफ यू आर गेटिंग द आंसर यू आर ऑन राइट ट्रैक। ओके, तो अभी हम कंटिन्यू करें। पहले क्वेश्चन को समझो। शुरुआत में जो पॉपुलेशन है हर साल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड सो ऑन, एक्स टाइम पॉपुलेशन आपकी घटनी चाहिए, ठीक है? हर साल 2% से पॉपुलेशन राइज हो रही है। आपकी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? टोटल पॉपुलेशन 20% से राइज होनी चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं पहले। तो क्या हो क्या गया इसको, जीरोथ ईयर पी मैं अज्यूम करके चल रहा हूं 100, ठीक है? पॉपुलेशन 100 थी, तो टाइम टी के बाद मुझे मालूम नहीं यहां पे पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 120। कैसे 120? आपको दिया हुआ है 20% टोटल इंक्रीज। टोटल पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो 20%, मतलब अगर शुरुआत में 100 तो एट द एंड ऑफ द पीरियड 20 होनी चाहिए। लेकिन हर साल एवरी ईयर इट विल बी ग्रोइंग बाय हाउ मच, 2%। मतलब पहले साल में अगर 100 तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना होगा, 102। नेक्स्ट ईयर में कितना होगा, 102 का 2%, 2.04 प्लस 102 मतलब 104.04 एंड सो ऑन, इट विल रीच टू 120। कितने टाइम लगेगा टू रीच एट 120, ये हमें कैलकुलेट करना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। समझ में आया आपको? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लेट अस assume population at beginning is 100. टोटल इंक्रीज, ये आईएनसी मतलब इंक्रीज लिखा है मैंने, टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड 20%। सो टोटल पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स 20%, 120 बराबर ना, आर 2% पर एनम। ओके, तो ये आप लिख लो। सो इसके नीचे हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल 100, अमाउंट 120, आर 2%, टाइम कितना कैलकुलेट करना है हमें। सो अभी तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू टी। सो 120 इज इक्वल टू 100, 1 प्लस 0.02 लिखो, 2/100 मतलब 0.02 रेज टू टी। तो ये 100 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन होगा। सो 1.20 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू टी, राइट? तो यहां पे आप क्या करोगे, 1.02 इंटू इज इक्वल टू देखोगे कब तक, अप्रोक्सीमेटली 1.20 आ रहा है। तो मेरे साथ करो आप, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में अगर आप देखो, कहां गया, क्या होगा इसको, क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे 9.21 भी है, 8.5 भी है, ठीक है? मतलब डेसिमल में। तो हम क्या कर सकते हैं इसका, पहले तो आप कैलकुलेट करो 1.02 इंटू इज इक्वल टू, क्या आपका 1.0404 आ रहा है, दिस इज स्क्वायर, अगेन इज इक्वल टू, दिस इज थर्ड पावर, देन अगेन इज इक्वल टू फोर्थ, अगेन इज इक्वल टू फिफ्थ, अगेन इज इक्वल टू सिक्स्थ, अगेन इज इक्वल टू सेवेंथ, अगेन इज इक्वल टू एट्थ, अगेन इज इक्वल टू नाइन्थ। अगर आप देखो तो नाइन्थ जो आपका पावर आ रहा है वहां पे कितना है, 1.195 समथिंग है, बराबर?
अगेन इज इक्वल टू जब आप प्रेस करते हो 10th में तो 1.2189 है। इसका मतलब 9th पावर जब होगा एग्जैक्टली 1.2 नहीं आ रहा बट 1.19 क्लोज आ रहा है, एंड 10th पावर जब होगा तब भी एग्जैक्टली 1.20 नहीं आ रहा, 1.21 आ रहा है। बराबर है। इसका मतलब आंसर आपका 9 एंड 10 के बीच में होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 9 तो आंसर नहीं है, तो ये कैंसिल हुआ। एग्जैक्टली 9 पे 1.19 आ रहा है, हमें कितना चाहिए 1.20। एग्जैक्टली 10 भी नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली 10 पे क्या 1.21 आ रहा है। 8.5 तो सवाल ही नहीं क्योंकि आपका आंसर क्या होना चाहिए 9 के ऊपर होना चाहिए, 10 के अंदर होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज बी। समझ में आया कुछ आपको बच्चों? कुछ समझ में आया? यहां पे 9th एंड 10th पे एग्जैक्टली 1.20 मुझे मिल नहीं रहा, देयरफॉर द आंसर व्हाट आई एम टेकिंग फ्रॉम द ऑप्शन इज 9.21। तो यहां पे मैं लिख लूंगा, एक और मेथड है मैं आपको बता दूं, 1.02 raised to 9.21 is equal to 1.02 raised to t, therefore t is equal to 9.21 years। ठीक है। एक और मेथड है कंफर्म करने के लिए, जब आप यहां पे स्क्वायर क्यूब कर रहे हो तो आपको इतनी तो बात समझ में है कि 9 से लेके 10% तक है, तो आप क्या कर सकते हो 1.02 raised to 9.21 कैलकुलेट करके देखो। यू ऑलरेडी नो द कैलकुलेशन मेथड। 1.02 स्क्वायर रूट प्रेस करोगे 12 टाइम्स -1 देन इंटू 9.21 +1 इंटू इज इक्वल टू गो ऑन टिल 12 टाइम्स। आपका आंसर मोर अप्रोक्सीमेटली 1.20 आएगा, विच वी वर रिक्वायरिंग। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए आप कर सकते हो। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो ये आप होमवर्क के लिए करो क्रॉस चेक। ठीक है। कहां गया मेरा पेज? तो आंसर क्या आ रहा है आपका 9.21। सो ऑप्शन में 9.21 हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो ये आप लिख लो। फर्स्ट कंप्लीट विथ राइटिंग, यू कैन क्रॉस चेक इट इजीली। ये मैंने लिखा लेट अस अज्यूम पॉपुलेशन एट बिगिनिंग इज 100 and total increase in population expected is 20%. So total population after t years is 120 and r 2% per annum. तो हमने substitute करके calculate किया हुआ है। So what you can do is pause the video, complete it with writing and then we can continue with our discussion. Discussion मतलब कुछ बातें आपके साथ मुझे करनी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बस 2-3 दिन से जो बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूँ उससे एक चीज़ या एक मेंटेलिटी हाईलाइट हो रही थी जो मुझको आपके साथ डिस्कस करनी थी। सो फर्स्ट जस्ट कंप्लीट दिस, होप सो यू आर कंप्लीटेड। चलिए 19th एग्जाम्पल हो गया। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द क्लास नोट्स प्रॉब्लम। ओके, चलिए एक बात आपके साथ डिस्कस करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो क्लासेस है वो तो लाइव है, ठीक है, वर्चुअल वी वर नेवर प्रमोटिंग, क्योंकि जो लाइव में डिस्कशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है वो वर्चुअल में नहीं होता। बट देन लॉकडाउन की वजह से आपका जो प्रेशियस टाइम है वो वेस्ट ना हो, इसलिए हमने वर्चुअल स्टार्ट किया था। बहुत सारी दिक्कत हमें फेस करनी पड़ी वर्चुअल स्टार्ट करने में, लैपटॉप परचेस करने से लेके सॉफ्टवेयर रिसर्च एक्सेट्रा, एन नंबर ऑफ टाइम्स, ऑलमोस्ट 10-15 डेज वी आर डूइंग रिसर्च की किस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो बेसिकली बॉटम लाइन इज कि हमें वर्चुअल स्टार्ट नहीं करना था, बट देन आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने वर्चुअल स्टार्ट किया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक क्या कह सकते हैं, डाउट आ रहा था कि अगर ये लॉकडाउन उनके एग्जाम तक ओपन ना हो एंड उन्होंने नवंबर की एग्जाम नहीं दी तो मई के लिए जो लाइव बैच रहेगी क्या उनको बैठने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डिफिकल्टी थी, तो इसलिए क्लैरिफाई कर दूं, अगर लॉकडाउन ओपन ही नहीं हुआ जब तक अपनी बैच कंप्लीट हो, मतलब आपकी पूरी की पूरी बैच वर्चुअल में हुई एंड नवंबर में आपने एग्जाम नहीं दिया, तो जो नेक्स्ट लाइव बैच रहेगी आप
आपको अलाउ किया जाएगा बैठने के लिए, सेपरेट फीस पे करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पे जब आपने टोटल फी पे किया है, मार्क माय वर्ड्स, टोटल फी, हाफ फी पे किया है, तो नेक्स्ट बैच के लिए आपका अलग सा एडमिशन होगा, ठीक है, तो उस टाइम अलग सी फी पे करनी होगी। इस बैच के लिए अगर आपने टोटल फीस पे किया हुआ है तो जो भी अपनी नेक्स्ट लाइव बैच हो, अगर अभी इमीडिएटली स्टार्ट होगी तो आपके साथ मिल भी सकते हैं इमीडिएटली लाइव बैच स्टार्ट करके, लेकिन मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि अगस्त तक अपनी बैच या अगस्त तक लाइव के लिए परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दी, तो जो नेक्स्ट लाइव बैच रहेगी से नवंबर या दिसंबर में जब लाइव बैच अपनी स्टार्ट होगी, दैट विल बी फॉर May 21 एग्जाम। वहां पे आपको बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फीस। सो एक ये बात मुझे क्लैरिफाई करनी थी। नाउ व्हाट यू आर पेइंग इज फॉर लाइव, वी आर टेकिंग वर्चुअल, सो यू विल बी गेटिंग 2 बैचेस वी कैन से। एक तो आपकी वर्चुअल भी कंप्लीट होगी। वर्चुअल में एक बेनिफिट क्या है आपको, हमने नंबर ऑफ व्यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। मतलब अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप वापस से जाके वो लेक्चर देख सकते हो। बहुत सारे वर्चुअल क्लासेस के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ व्यूज रिस्ट्रिक्टेड होता है। एक बार आप अगर आप देखते हो तो वापस से दूसरी बार देख नहीं सकते। बट देन कंसिडरिंग आवर स्टूडेंट इंटरेस्ट, हमने नंबर ऑफ व्यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो 10 बार आप देख सकते हो, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, ठीक है। तो एक तो बेनिफिट ये हुआ कि आप नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो। दूसरा बेनिफिट कि आपको लाइव बैच के लिए भी अलाउ किया जाएगा, सो यू कैन गेट 2 टाइम्स बैच, ठीक है। ये एक तो पहले अनाउंसमेंट या क्लैरिफिकेशन कह लो। दूसरी बात, जब मैंने स्टूडेंट के साथ बात की तो मुझे एक हाईलाइट हुआ कि कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंस कम दिख रहा था, ठीक है। एज अ इंक्वायरी, एज अ क्लैरिफिकेशन, एज अ सेफ्टी मेजर अगर आप ये पूछ रहे हो कि किसी भी रीजन से सर हमने एग्जाम नहीं दिया, कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दिया, तो हम क्या आप हमें बैठने के लिए अलाउ करोगे, एज अ क्यूरियोसिटी जब आप पूछ रहे हो, देन व्हाट वी कैन से, वी आर डिलाइटेड टू एक्सप्लेन यू और डिलाइटेड टू व्हाट वी कैन से अनाउंस यू कि यू विल बी अलाउड टू सिट। लेकिन जब मैं बात कर रहा था मुझे हाईलाइट हो रहा था कि बच्चों में कॉन्फिडेंस इतना नहीं है। मींस पहले से उन्होंने डिक्लेयर करके रखा है कि नवंबर में एग्जाम में हो सकता है कि हम पास नहीं होंगे, में एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर करना है। क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहे हो आप? देखो, अगर आपने ठान लिया है कि नवंबर एग्जाम देनी है तो ये नवंबर में ही देनी है एंड नवंबर में ही पास होना है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स एग्जाम क्या थोड़ी है कि आप क्या खाना खा रहे हो जो हर टाइम एग्जाम दे रहे हो, राइट। एक चीज समझ लो, ये जो अटेम्प्ट की लैंग्वेज है अपने कोर्स में ही होती है। कई इंजीनियर या क्या कह सकते हो एमबीए एक्सेट्रा, कभी आपने पूछा है कि कौन सा अटेम्प्ट लगा है आपको? नहीं ना। तो ये सीए में क्यों कल्चर डेवलप हुआ है कि कौन सा अटेम्प्ट लगा है? जब भी कोई आपसे पूछे कि कौन सा अटेम्प्ट लगा है तो उनको कहो कि मुझे एक ही अटेम्प्ट देना है, एक ही अटेम्प्ट में पास होना है। अटेम्प्ट क्या चीज नहीं है खाने की जो मल्टीपल टाइम्स खाओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नवंबर अटेम्प्ट देनी है तो कॉन्फिडेंस रखो कि नवंबर में ही आप पास हो गए, ठीक है। एंड एक और चीज जब मैं बात कर रहा था समझ में आई कि रिजल्ट के बारे में बहुत बच्चे घबराते। क्यों घबराना है? रिजल्ट एट द मोस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, पास होंगे या फेल होंगे। तो वो पॉसिबिलिटी अभी से दिमाग में रख के आपका हार्डवर्क क्यों कम कर रहे हो? आज के दिन आपके हाथ में क्या है, हार्डवर्क करना है ना। तो आज का दिन 100% या 100% से भी ज्यादा अगर पॉसिबल हो तो हार्डवर्क करो, ठीक है। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस ड्रीम करते जाओ कि आपको पास होना है, बट रिजल्ट के बारे में इतना भी मत सोचो कि फेल हुआ तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डर की वजह से आपका एफर्ट्स आज के दिन कमाएगा। लेट मी अश्योर यू कि अगर आपने कंसिस्टेंटली हार्डवर्क किया तो इंस्टीट्यूट कितना भी चाहे आपको फेल नहीं कर सकते। उतना अगर आपने हार्डवर्क किया तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको, राइट। तो आपको एग्जाम एक ही बार देनी है एंड एक ही बार पास होना है। एंड फिलहाल रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, हार्डवर्क या आज का दिन कैसे मैं स्टडी करूं। अगर आप 12 बजे सोते हो तो ऑटोमेटिकली 3-4 बजे उठो मॉर्निंग में। ऐसे नहीं कि तबियत खराब कर लो आपकी, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना हार्डवर्क करो, ठीक है। हार्डवर्क करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एंड आप एक ही अटेम्प्ट के बारे में सोचोगे, ठीक है। आपको नवंबर अटेम्प्ट देनी है, एक ही बार देनी है। नवंबर के बाद मई के बाद नवंबर, अगर आप आगे आगे ढकेलते जाओगे तो कभी टाइम नहीं आएगा।
फ्यूचर आपका व्हाट वी कैन से टुमारो नेवर कम्स, अगर आप आगे आगे ढकेलते जाओगे तो मई में भी लगेगा आपकी आपको नेक्स्ट नवंबर देनी है। सो नेवर स्किप योर अटेम्प्ट एज सच, एक ही बार दो। आपने वो कुछ कुछ होता है का वो डायलॉग सुना था? मुझे भी ठीक से याद नहीं, बट मैंने कहीं तो सुना था कि हम जीते एक बार, मरते एक बार, प्यार भी एक ही बार करते हैं, शादी भी एक ही बार करते हैं, ऐसे कुछ तो था। तो आपके लिए एक डायलॉग याद रखो, हम जीते एक बार, मरते एक बार, प्यार मोहब्बत तो फिलहाल अपनी कोई क्या अपने लाइफ का पार्ट है नहीं, हम एग्जाम भी देते एक ही बार, ठीक है, हम अटेम्प्ट भी एक ही बार देना है। तो ये डायलॉग आपके दिमाग में रखो कि हम एक ही बार जीते, एक ही बार मरते, तो उसी तरह एग्जाम भी एक ही बार देते, जो आपका नवंबर अटेम्प्ट है उसी में आपको पास होना है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो आप करने की तैयारी रखो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ व्हाट वी कैन से पोस्टपोनिंग योर एग्जाम, आज के दिन मैं क्या कर सकता हूं नवंबर एग्जाम पास होने के लिए, कितना देर स्टडी कर सकता हूं, अगर 5 मिनट भी मेरे जा रहे तो मेरे लाइफ का प्रेशियस गोल्डन टाइम वेस्ट हो रहा है। यू शुड नॉट बी अफोर्डिंग टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। रिमेंबर, आज के दिन जो आप जी रहे हो आपके लाइफ का सबसे 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 इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। एक मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करना है, एक मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करना है। मुझे मालूम नहीं मैंने आपका मेरा खुद का टाइम टेबल आपको बताया था या नहीं, लेकिन जस्ट आपको एक शॉर्ट में बता दूं। डेली मैं सुबह 3 बजे उठता था जब स्टडी करना था, एग्जाम जब सामने थी 3-4 मंथ पहले, तो मॉर्निंग को 3 बजे उठता था। एंड मुझे अलार्म तो मैं लगाता था, लेकिन डेली अलार्म के पहले 2-3 मिनट पहले ऑटोमेटिकली मुझे नींद खुलती थी। मॉर्निंग 3 o'clock आई यूज टू वेकअप, 3 से लेके 7 बजे तक कंटिन्यू स्टडी करता था। उसके बाद चाय एक्सेट्रा, थोड़ा टाइम पास, देन वापस से 8-9 बज के वापस से कंटिन्यू करता था। बीच में ब्रेकफास्ट ब्रेक, फिर 1.5 घंटा 2 घंटा, बीच में अगर बोर हुआ तो थोड़ी देर सो भी जाता था। एंड दिस होल डे स्टडी वॉज कंटिन्यू टिल नाइट 11 o'clock। 11 से लेके 3 बजे तक मैं सोता था। एंड बीच में अगर कभी भी जब स्टडी करना हो नहीं रहा तो मैं ब्रेक लेके एक 15 मिनट्स 20 मिनट्स सो लेता था, ठीक है। बताने का पर्पज इतना ही था कि किसी को भी सक्सेस विदाउट हार्डवर्क नहीं मिलता। आपको हार्डवर्क करना है, आज के दिन करना है। अटेम्प्ट के बारे में सोचो मत ज्यादा, एक ही अटेम्प्ट देना है आपको, एक ही अटेम्प्ट में पास होना है। फिलहाल तो इतना कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखने से कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन डर रखने से डेफिनेटली नुकसान होगा। जो चीज से आप घबराते हो उसी के पास जाते हो, ठीक है। एंड देन जो आपका अभी एफर्ट्स है, आपको भी मालूम नहीं कि एग्जाम के लिए कितना रिक्वायर्ड है। हो सकता है एग्जाम के लिए जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा आप कर रहे हो, तो यू नेवर नो कि हम रिजल्ट पास से कितने दूर है। आपको बाद में पता चलेगा कि काश हमने उस टाइम अगर थोड़ा सा भी किया होता तो होप सो पास हो जाते थे। एंड सीए एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना नॉट अ जोक, क्योंकि आपको तो मालूम है एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स में से। ऐसे नहीं कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो बहुत बड़ा वर्ड किया कहा मैंने। ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही सिंपल है वैसे तो। ओनली थिंग इज दैट कि जब बाकी के बच्चे 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं, आपको 16 घंटे स्टडी करना है, डेफिनेटली विल बी एबल टू पास। एंड देन वन मोर थिंग, सीए करने वाले जो बच्चे वो बहुत कम होते हैं। एंड जो आपके फ्रेंड्स होते हैं जो बीकॉम कर रहे या कोई भी अदर कोर्स कर रहे, उनके पास बहुत सारा टाइम होता है गाइस। एंड देन क्योंकि उनके पास टाइम है, दे विल बी डेफिनेटली आस्किंग यू कि आज वहां घूमने जाएंगे, वहां यहां घूमने जाएंगे। थैंक गॉड कि कोरोना की वजह से ज्यादा घूमने के लिए स्कोप नहीं है, बट स्टिल नॉर्मल डेज में आपके फ्रेंड्स आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। सो रिमेंबर, आपके आंखों के सामने एक ही चीज होनी चाहिए, सीए करना है मुझे, तो आज का दिन मुझे वेस्ट नहीं करना। अगर आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं तो उनको कहो कि नवंबर तक मैं कहीं पे नहीं आऊंगा। वंस नवंबर इज कंप्लीट, उसके बाद सुबह से लेके शाम बजे अपने जो भी फ्रेंड्स है उनको लेके बैठो, कहीं पे भी घूमने जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल का जो टाइम है आपको स्टडी करना है। एंड देन आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि कंटिन्यूअसली 16-16 घंटे स्टडी करो एग्जाम तक। आप क्या कर सकते हो, आप कुछ तो आपके लिए प्लानिंग करो कि अगर मैं 12 आवर्स 14 आवर्स 16 आवर्स जो भी आपका स्टडी है, ऐसे नहीं कि 12 कंपल्सरी इतना ही करना है। 8 घंटे भी आप व्हाट वी कैन से फोकस के साथ स्टडी कर रहे हो तो पास हो जाओगे, ऐसे नहीं है। लेकिन जितना पॉसिबल है उतना हार्डवर्क करो। एंड आपके लिए एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे मंडे से लेके सैटरडे तक बहुत हार्डवर्क करना है। एंड संडे मुझे खुद को रिवार्ड देना है 6 डेज की कंसिस्टेंट स्टडी के लिए। संडे छुट्टी लो भले ही, ठीक है। संडे में मोस्टली जब मैं स्टडी करता था, मोस्टली संडेज में स्टडी नहीं करता था। whenever I used to study, Sundays I don't used to study, Sunday में छुट्टी लेता था, रिमेनिंग 6 days I used to study a lot, right?
तो 6 डेज स्टडी करो। संडे के दिन आप ले सकते हो छुट्टी, आप खुद को रिक्रिएट करने के लिए, एंड वापस से मंडे से कंटिन्यू करना है आपको स्टडी, ठीक है। सो एक छोटी सी बात कहनी थी आपको, आपके साथ, दिस ओनली दैट नवंबर एग्जाम अगर आपको देनी है तो उसी में पास होना है, उसके लिए जो अभी हार्डवर्क रिक्वायर्ड है वो करो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 100% पास हो गए, फिलहाल एटलीस्ट डर निकालो, फिलहाल एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क मत रखो कि मैं क्या नवंबर में पास हुआ नहीं हुआ तो मैं अटेम्प्ट देनी है एक्सेट्रा। अभी से क्यों सोच रहे हो कि मुझे अगर मैं पास नहीं हुआ तो रिजल्ट का जो टेंशन है पास या फेल वो भगवान पे छोड़ दो। आपके पास आज के दिन के 24 आवर्स है, कल के दिन के 24 आवर्स एंड सो ऑन, हर एक दिन का जो 24 आवर्स है उसमें से 100% किस तरह से यूटिलाइज करना है उसके ऊपर फोकस करो, ओके। इतना ही कहना था आपके साथ। बी कॉन्फिडेंट गाइज, जो एग्जाम देनी है उसमें आपको पास होना है, एटलीस्ट खुद को प्रॉमिस करो कि मुझे पास होना है, खुद को प्रॉमिस करो कि उसके लिए जो रिक्वायर्ड हार्डवर्क है उतना मैं करने के लिए तैयार हूं, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, विल कंटिन्यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन मॉड्यूल क्वेश्चंस, ओके। तो अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं हो तो आप इंस्टीट्यूट के साइट से मॉड्यूल डाउनलोड करो। मॉड्यूल मतलब 4B एक्सरसाइज कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स हम मॉड्यूल में से सॉल्व करने वाले इन द नेक्स्ट सेशन, एंड देन विल सी सम एग्जाम क्वेश्चंस। और भी टाइम वैल्यू में बहुत सारे कंसेप्ट्स है, ऐसे नहीं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म हुआ है, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि 14-15 मार्क्स का चैप्टर है, उतना लेंदी भी है, ओके। सो विल कंक्लूड फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम गाइज, बाय बाय।